पिछले लेसन में हमने कंजर्वेटिव सरकारों के बारे में बात की थी कि किस तरह से नेपोलियन के 1815 में हारने के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव सरकारों का राज शुरू हुआ। तो उस समय इन रेवोल्यूशनरीज का और इन लिबरल्स का क्या हुआ? तो 1815 के बाद के सालों में जो भी लिबरल नेशनलिस्ट्स थे ये अंडरग्राउंड चले गए, क्योंकि कंजर्वेटिव सरकार इन लोगों के विरोध में थी। काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ यूरोप के अलग अलग हिस्सों में बनने लगी, जहाँ पर इन रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जा रहा था और इनके आइडियाज़ को फैलाया जा रहा था। उस समय रेवोल्यूशनरी होने का एक ही मतलब था कि आप एक कमिटमेंट करते हैं कि आप हर प्रकार के जो राजशाही है उसको अपोज करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। खासतौर पर इस तरह की राजशाहियाँ जो कि वियना कांग्रेस के बाद इस्टेब्लिश हुई, और आप लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। इनमें से अधिकतर रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो इन राष्ट्रों के निर्माण को या नेशन स्टेट्स के बनने को अपनी इस फ्रीडम की स्ट्रगल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। इन्हीं में से एक थे गोसेप मजीनी। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका जन्म जिनोवा में 1807 में हुआ। इटली में और यूरोप के बाकी हिस्सों में एक सीक्रेट सोसाइटी चल रही थी, कार्बोनारी। ये उसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए। 24 साल की यंग उम्र में ही इन्हें देश निकाला दे दिया गया 1831 वर्ष में, क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशन किया था लिगुरिया में। तो वहाँ पर इन्होंने एक रेवोल्यूशन करने की कोशिश की 24 साल की उम्र में 1831 में, जिसके कारण इन्हें देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद ही इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का निर्माण किया। इनमें से एक थी यंग इटली, जिसका निर्माण इन्होंने मार्सेलिस में किया, और दूसरी थी यंग यूरोप, जिसका निर्माण इन्होंने बर्ने में किया। और इसके मेंबर्स इन्हीं की तरह सोचने वाले और इन्हीं की विचारधारा को फॉलो करने वाले पोलैंड, फ्रांस, इटली और बाकी जर्मन स्टेट्स के लोग हुआ करते थे। मजीनी का मानना ये था कि भगवान भी चाहते हैं कि जो नेशंस हैं वो इंसानियत की नेचुरल यूनिट है, यानी ये भगवान की तरफ से कहा गया है कि इंसान जो है वो नेशंस के रूप में सोसाइटी में रहेगा। तो यहाँ पर आप ये फिगर भी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये गोसेप मजीनी बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर फाउंडेशन रख रहे हैं यंग यूरोप की बर्ने में 1833 में। ये प्रिंट गियाकोमो मोंटेगाजो द्वारा बनाया गया था। मजीनी का ये मानना था कि इटली जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स का एक पैचवर्क पर नहीं रह सकता। अगर आपको ध्यान हो तो उस समय इटली जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स का एक हिस्सा हुआ करता था। पूरा इटली एक बड़ी इटली की तरह यूनिफाइड नहीं था, वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। तो इसको वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड रिपब्लिक के रूप में एक बड़ा देश बने इटली, जहाँ पर गणतंत्र हो और लोग उस इटालियन नेशन के सिटीजन्स हो, और ये अपने आप में इतना प्रभुत्व हो कि दूसरे नेशंस के साथ अपने आप अलायंसेस बना सके। ये जो यूनिफिकेशन है, जो छोटे छोटे स्टेट्स को यूनिफाई करके जो इटालियन नेशन का संकल्प है, यही इटालियन लिबर्टी का बेसिस या नींव हो सकता था। इसी प्रकार की सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी बनाई गई। मजीनी जो है वो पूरी तरह से मोनार्की को अपोज करते थे, और उनकी जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का एक सोच थी, एक विचारधारा थी, इससे सभी कंजर्वेटिव्स घबराते थे। मेटरनिच, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिन्होंने वियना कांग्रेस को होस्ट भी किया था, वो कहते हैं कि ये जो मजीनी है ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह मजीनी से कंजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा डरते थे। फिर इसके बाद रेवोल्यूशंस की एक एज आई। 1830 से 1848 में पूरे यूरोप में जगह जगह पर एक के बाद एक क्रांतियाँ हुई, रेवोल्यूशंस हुए। जैसे जैसे कंजर्वेटिव सरकारों ने अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की, ऐसे ऐसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं वो भी यूरोप में फैलने लगी, और इस कारण पूरे यूरोप में जगह जगह पर विद्रोह होने लगे। जैसे कि इटालियन और जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में, आयरलैंड और पोलैंड में, सभी जगह क्रांतियां और विद्रोह देखे जाने लगे।
ये जो विद्रोह किए जा रहे थे जनरली लिबरल नेशनलिस्ट्स द्वारा किए जा रहे थे, और ये लिबरल नेशनलिस्ट जो हैं ये एजुकेटेड मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, और इस मिडिल क्लास में जनरली प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और दूसरे कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर आदि आ जाते थे। ये जो मिडिल क्लास का निर्माण हुआ था ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन थी। इसी कड़ी में सबसे पहला रेवोल्यूशन और सबसे फेमस रेवोल्यूशन जो है वो है जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830। तो जो पहला झटका लगा वो 1830 में जुलाई में लगा। यहाँ पर जो बर्बन राजा को वापस सत्ता में लाया गया था कंजर्वेटिव द्वारा 1815 की वियना कांग्रेस के बाद उनको हटा दिया गया लिबरल रेवोल्यूशनरीज द्वारा, और वहाँ पर उन्होंने एक संवैधानिक मोनार्की का निर्माण किया जिसमें लुइस फिलिप को उसका हेड बना दिया गया। तो बर्बन राजाओं को हटाकर लुइस फिलिप को वहाँ का राजा बना दिया गया और एक संवैधानिक मोनार्की वहाँ पर सेट कर दी गई। मेटरनिच ने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, अर्थात जब फ्रांस में कुछ भी घटना घटित होती है तो उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ता है, और यह बात सच निकली। जुलाई रेवोल्यूशन जो थी वो तो एक चिंगारी भर थी। इसके बाद ब्रुसेल्स में भी रेवोल्यूशन हुए जिससे बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया। तो पहले जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स था बेल्जियम उसी का हिस्सा था, लेकिन जब ब्रुसेल्स में अपराइजिंग हुई तो बेल्जियम उससे अलग हो गया। इसके बाद आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एजुकेटेड एलीट तक पहुंचा दिया। ग्रीस जो है वो शुरू से ही 15वीं शताब्दी से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की भावना जो है वो पूरे यूरोप में फैलती चली गई, ऐसे ऐसे ग्रीस में भी इसका असर दिखाई देने लगा, और 1821 में वहाँ के लोग जो है ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी की मांग करने लगे। नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस के, उनको दूसरे ग्रीक लोगों से भी सहायता मिल रही थी जो ग्रीस के एरिया के बाहर रह रहे थे, और उन काफ़ी वेस्टर्न यूरोपियन से भी उनको सिंपैथी प्राप्त हो रही थी जो कि एंशिएंट ग्रीक कल्चर की इज्जत करते थे, जो मानते थे कि एक मुस्लिम एम्पायर के अंडर ये जो पुराना ग्रीक कल्चर है इसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रीक की अपनी एक पूरी अलग माइथोलॉजी थी, अपना पूरा एक अलग कल्चर था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, तो धीरे धीरे ये कल्चर डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। पोएट्स और आर्टिस्ट जो हैं वो यूरोपियन सिविलाइजेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ग्रीस को मानते थे, और इसीलिए वो धीरे धीरे पब्लिक सपोर्ट जुटाने में लग गए ग्रीस की इस स्ट्रगल के लिए एक मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। इंग्लिश कवि लॉर्ड बायरन जो हैं उन्होंने फंड्स भी इकट्ठे करने की कोशिश की, और बाद में वे युद्ध पर भी गए, जहां वो फीवर के कारण 1824 में मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में एक ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, जिसके बाद ग्रीस को एक आज़ाद देश मान लिया गया। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं रोमांटिसिज्म के बारे में। तो रोमांटिसिज्म क्या है? ये मूवीज़ वाला रोमांस नहीं है, एक्चुअली ये कल्चरल मूवमेंट है जो उस समय यूरोप में डेवलप हुआ था, ताकि एक प्रकार का जो राष्ट्रवाद के प्रति सेंटिमेंट्स हैं, जो राष्ट्रवाद के प्रति भावनाएं हैं, उनको जगाया जा सके। तो जैसे कि हम जानते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं जगाने में कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी आर्ट, हमारी पोएट्री, हमारी मूवीज़, स्टोरीज, म्यूज़िक, जब हम इन सब को सुनते हैं, जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ता है। आप देख लीजिए कि जब हम यहाँ पर बॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं तो उससे ही हमारे अंदर कितनी देश प्रेम की भावनाएं जगती हैं। तो कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है आइडिया के नेशन को क्रिएट करने में। तो आर्ट और पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक, इन सभी चीज़ों ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और शेप करने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया। जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे या पोएट्स होते थे, ये क्या करते थे, ये साइंस के ग्लोरिफिकेशन को और रीज़न के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज करते थे, और इनका मेन फोकस इमोशंस, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे होता था। मतलब ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते थे ये कहते थे कि आप ज़्यादा हर चीज़ में अपनी साइंस और अपना लॉजिक मत लगाइए, बल्कि कुछ चीज़ें आपको इमोशंस, दिल से भी सोचनी चाहिए, या ऐसी चीज़ें
जिनको बस समझाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हमें लगता है कि यही सही है। तो मतलब बेसिकली कुछ चीज़ें इमोशन से और दिल से भी सोचनी चाहिए। तो उनका कहना था कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो हमें हमेशा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें हमेशा लॉजिक और साइंस नहीं देखनी चाहिए, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए कि हमारा दिल कहता है कि हमें एक अलग देश होना चाहिए, या हमारे ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं यूनिफाई होके हमारा एक बड़ा राष्ट्र बने जिसमें हम सभी सिटीजन्स की तरह रहें। तो अगर हमारे अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो हमें वो छोड़ देनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए कि ये सब होगा कैसे। तो जो उनके एफर्ट्स होते थे एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को क्रिएट करने के, कि हाँ हमारा एक पुराना कल्चरल इतिहास है, ये सभी नेशन की नींव माने जाते थे। तो उनकी ये कोशिश थी कि इस तरह की भावनाएं लोगों में इजाद की जाए जिससे कि राष्ट्र की नींव रखी जा सके। एक पिक्चर जो है वो 1000 शब्द कह सकती है, तो ये पिक्चर भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर फ्रेंच पेंटर डेलक्रॉइक्स जो है वो एक जाने माने रोमांटिक पेंटर है, और इन्होंने एक पेंटिंग बनाई जो कि यहाँ पर 20,000 ग्रीक्स को दिखा रही है जिनको मारा जा रहा है टर्क लोगों द्वारा एक आइलैंड ऑफ कियोस पर। तो हमने पिछले लेसन में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात की थी, और ये बात की थी कि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था। तो यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए सिंपैथी जगाने की यहाँ पर पेंटर कोशिश कर रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है जो आइलैंड ऑफ कियोस पर हुआ उसको पेंट करके यहाँ पर पेंटर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑटोमन एम्पायर के रूल में किस तरह से जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कितने सफ़र कर रहे थे। और बेसिकली पेंटिंग देखने वालों को एक अपील की जा रही है ताकि ग्रीक लोगों की जो लड़ाई है उसके लिए सिंपैथी जगाई जा सके। तो ये जो पेंटिंग है ये यूजीन डेलक्रॉइक्स ने 1824 में बनाई थी। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ये कहते थे कि जो ट्रू कल्चर है वो जर्मन लोगों के प्रति उत्पन्न करना होगा, जिसको कहते थे दास वॉक यानी द पीपल। तो बेसिकली वो चाहते थे कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो तभी यूनिफाई होंगे जब लोग अपने आप को छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज या छोटे छोटे स्टेट्स का हिस्सा ना समझें, बल्कि वो अपने आप को जर्मन समझें। और ये भावना जगाने के लिए उनमें ट्रू कल्चर डेवलप करना जरूरी है। तो जो लोकगीत हैं, लोक पोएट्री है, लोक डांसेस हैं, इनको पॉपुलराइज किया गया ताकि जो ट्रू स्पिरिट है नेशन का वो जगाया जा सके, और इसको वो कहते थे वोक्सगीस्ट यानी नेशनल प्राइड। साथ ही साथ जो लोकल भाषाएं हैं, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं, उन पर भी इन्फोसिस दिया गया। और जो दंत कथाएं थी, लोकल कथाएं थी उन एरियाज़ की, उनका भी कलेक्ट किया गया ताकि एक जो पुराना एंशिएंट नेशनल स्पिरिट है उसको जगाया जा सके। और साथ ही साथ जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, खासतौर पर उन लोगों में जिनमें से अधिकतर लोग अनपढ़ थे। तो अनपढ़ लोगों को आप इस तरह से राष्ट्रवाद की जो ये बातें थी, लिबरलिज्म की जो ये बातें थी, वो किताबों द्वारा नहीं समझा सकते थे, लेकिन पुरानी कहानियों द्वारा उनके बताया जा सकता था कि आप तो शुरू से ही जर्मन है, ये तो ये छोटे छोटे राजाओं ने आपको बांट दिया है। फिर पोलैंड का भी एक यूनिक केस है। पोलैंड आप जानते होंगे कि 1815 से पहले जो है पोलैंड जो है, जब नेपोलियन ने कब्जा किया था उससे पहले पोलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में, अलग था। लेकिन इसके बाद जब वियना कांग्रेस आई तो उसने पोलैंड का बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया को दे दिया। तो यहाँ पर फिर पोलैंड का जो अपना अलग वजूद था वो ख़त्म हो गया। तो पोलैंड जो पार्टीशन हुआ था 18वीं सेंचुरी में रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा, वो अब एक अलग देश नहीं रहा था। तो भले ही पोलैंड इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन नेशनल फीलिंग्स को जिंदा रखा गया था म्यूज़िक और लैंग्वेज द्वारा। इनमें एक बड़ा नाम है करोल कुर्पन्स्की, और ये नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे अपने ओपेराज और अपने म्यूज़िक द्वारा। तो एक ऑर्गन होता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वो बजाया करते थे। तो ये एक ऑर्गेनिस्ट थे और एक बहुत बड़े म्यूज़िक टीचर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो लोकल फोक डांसेस थे जैसे कि पोलोनेज और माजूरका, इनको इतना फेमस किया और इनके द्वारा राष्ट्रभक्ति लोगों में इस प्रकार से जगाई
ये राष्ट्रवादी सिंबल्स बन गए पोलैंड के। अब बात करते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज की। तो दोस्तों, राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने में लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कोई बाहरी ताकत किसी देश पर विजय प्राप्त करती है तो वह सबसे पहले उस देश की लैंग्वेज को दबाने की कोशिश करती है। जैसे कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी सभी लोकल भाषाओं को दबाकर अंग्रेजी थोपने की कोशिश की। इसी तरह से फ्रांस पर जब जर्मनी ने हमला कर दिया था तो वहाँ पर उन्होंने जर्मन भाषा थोपने की कोशिश की। तो इसी तरह से जब रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड, तो जो पॉलिश भाषा थी उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और हर जगह रशियन भाषा थोप दी गई। 1831 में रशियन रूल के खिलाफ लोगों में विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। इसके बाद काफ़ी सारे ऐसे मेंबर्स जो क्लर्जी के थे पोलैंड में, उन्होंने अब अपना विद्रोह दिखाने के लिए या अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए लैंग्वेज को एक वेपन की तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया। क्लर्जी वो लोग हैं जो चर्च में इंस्ट्रक्शंस दिया करते हैं। तो पॉलिश में जो भी ये जो क्लर्जी के लोग थे, ये चर्च गैदरिंग्स और सभी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पॉलिश भाषा में देने लगे, जबकि ऐसा उनको करना अलाउड नहीं था। उनको यही अलाउड था कि वे जो चर्च गैदरिंग्स हैं और जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर वे रशियन भाषा का उपयोग करें। तो बहुत सारे जो पादरी थे, प्रीस्ट्स थे और बिशप्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया या फिर रशियन अथॉरिटीज़ ने उनको साइबेरिया भेज दिया पनिशमेंट के रूप में, जब उन्होंने मना कर दिया रशिया में प्रीच करने से। तो जो पॉलिश भाषा का यूज़ है वो एक सिंबल की तरह देखा जाने लगा रशियन ताकत के खिलाफ। तो ये है रोल ऑफ लैंग्वेज कि किस तरह से जो भाषा है वो भी राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इस लेसन से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। पहले इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो कॉन्फेडरेशन क्या है? कॉन्फेडरेशन सॉवरेन स्टेट्स का एक यूनियन है। जी हाँ, ये यूनियन का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखिए, जर्मनी जो है उस समय या इटली जो है उस समय वो छोटे छोटे स्टेट्स में टूटा हुआ था, और ये जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थी, स्टेट्स थे, इनके छोटे छोटे राजा थे। ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ये बड़े बड़े एम्पायर्स से घिरे हुए थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो गया, रशिया का एम्पायर हो गया और ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो अपना वजूद स्थापित रखने के लिए ये क्या करते थे, ये अपनी एक कॉन्फेडरेशन बना लेते थे। यानी होते तो ये अपने आप में स्वतंत्र थे और इन एरियाज़ में इनके राजा का ही राज होता था, बाहरी किसी दूसरे राजा का दखल नहीं होता था। लेकिन कुछ हिस्से होते थे जैसे कि आपका डिफेंस हो गया या आपकी ट्रेड हो गई, इसके पर्पस के लिए ये एक यूनियन बना लेते थे। यानी अगर कॉन्फेडरेशन के किसी भी हिस्से पर कोई भारी ताकत हमला करती थी, किसी भी एक स्टेट पर खतरा मंडराता था, तो सभी एकजुट हो जाते थे, क्योंकि इनको पता होता था कि जो भारी ताकत है ये आज अगर इस स्टेट पर हमला कर रही है तो बढ़ते बढ़ते कल को हमें भी कुचलने की कोशिश करेगी ही। तो इसीलिए इस पर्पस के लिए ये डिफेंस आदि चीज़ों के लिए ये ट्रीटीज़ के जरिए कॉन्फेडरेशन बना लेते थे। और इनमें जनरली कोई जनरल गवर्नमेंट नहीं होती थी। जनरल गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट के लिए होती थी, मेंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जो स्टेट्स थे वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होते थे, उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती थी। चलिए अब बात करते हैं कि 1830 में यूरोप में क्या चल रहा था। तो जो 1830 के साल थे वहाँ यूरोप में बहुत बुरी तरह से आर्थिक तंगी छा गई। 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में यूरोप में पूरी तरह पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अचानक से पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। अधिकतर कंट्रीज़ में हाल ये था कि जॉब्स ढूंढने वाले ज़्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम था। पॉपुलेशन जो है वो गांव से अब धीरे धीरे सिटीज़ में आने लगी, जिस कारण से ओवर क्राउडेड स्लम्स पैदा हो गए। यानी झोपड़पट्टियाँ जो हैं वो पूरे शहरों में जगह जगह दिखाई देने लगी। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो टाउन्स के, उनको भी अब स्टिफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा था छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अब मशीन से बनने वाली जो चीज़ें थी वो इंग्लैंड से आसानी से इंपोर्ट की जा रही थी।
क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफ़ी पहले आ चुका था, तो इसीलिए इंग्लैंड दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफ़ी एडवांस था। तो दूसरे हिस्सों में वहाँ से बनी हुई जो मशीन की चीज़ें थी वो इंपोर्ट हो रही थी, जिसके कारण जो शहरों के छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। ये चीज़ सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यानी कपड़े की प्रोडक्शन में देखी जा सकती थी। पहले क्या होता था कि जो कपड़े की प्रोडक्शन होती थी जनरली घरों में होती थी या बहुत छोटी छोटी वर्कशॉप्स में होती थी, और जो मशीन का काम होता था वो कुछ थोड़ा बहुत ही हिस्सा होता था, अधिकतर काम हाथ से ही होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये सब बदल गया। फिर यूरोप के वो हिस्से जहाँ एरिस्टोक्रेसी, जहाँ अपर क्लास अब भी सत्ता में थी, वहाँ जो किसान हैं वो अभी भी जो फ्यूडल सिस्टम है, जो क्लास बेस्ड सिस्टम है, उसके बोझ तले दबे हुए थे। फिर साथ ही साथ एक बुरी फसल के कारण जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए, और इस कारण पूरे कंट्री में और पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा गरीबी छा गई। तो इसी कारण से इन्हीं सब चीज़ों के चलते पूरे यूरोप में जगह जगह पर रेवोल्यूशंस होने लगे। इनमें से एक रेवोल्यूशन है 1848 का, जो फ्रांस में हुआ। तो फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो गई और पूरे फ्रांस में बेरोजगारी छा गई। तो इसीलिए जो पेरिस के लोग थे वो सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड लगा दिए गए, और लुइस फिलिप जो कि राजा थे वहाँ के, जब फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया वो वहाँ से भाग खड़े हुए। एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिसने घोषित किया कि फ्रांस अब गणतंत्र है, और इस नेशनल असेंबली ने सभी जो एडल्ट मेल्स थे 21 वर्ष की आयु से ऊपर के जो सभी जेंट्स थे उन सभी को राइट टू वोट की आज़ादी दी, और साथ ही साथ ये गारंटी दी कि कार्य करना इनका अधिकार है, यानी राइट टू वर्क भी दिया गया। और देश भर में नेशनल वर्कशॉप सेट की गई जिससे कि लोगों को कार्य दिया जा सके और वे बेरोजगार ना रहें। दोस्तों, इसके बाद एक सिलीसिया एक जगह है, वहाँ पर भी एक अपराइजिंग हुई थी जो कि किसानों द्वारा हुई थी, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलीसिया है कहाँ। तो इसके लिए पहले हम अपने मैप के पास चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्रशिया का मैप है। प्रशिया में ही अगर आप यहाँ पर ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर सिलीसिया पड़ता है। तो यहाँ प्रशिया के मैप को हम जूम करके देखते हैं, तो ये हमारा ये पूरा का पूरा ये प्रशिया है, और ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर हमारा ये सिलीसिया है। तो यहीं पर ये किसानों की अपराइजिंग हुई थी। तो जानते हैं कि ये घटना थी क्या। तो 1845 में हुआ क्या, सिलीसिया में जो बुनकर थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उन्हें कच्चा माल दे दिया करता था और इनको ऑर्डर देता था कपड़ा बनाने के लिए। तो ये उस कॉन्ट्रैक्टर से कच्चा माल ले लेते थे और कपड़ा तैयार कर देते थे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर ने अचानक से क्या किया, इनकी पेमेंट घटा दी, बहुत ज़्यादा कम कर दी। तो 4 जून को 2 बजे बहुत सारा बुनकरों का क्राउड जो है, झुंड जो है, वो इस कॉन्ट्रैक्टर के घर के आगे खड़ा हो गया और इसकी मैंशन की ओर वे लोग मार्च करने लगे, ये डिमांड करते हुए कि इन्हें अधिक मेहनताना मिलना चाहिए। मेहनताना तो ज़्यादा नहीं मिला, धमकियाँ जरूर मिली। तो धमकियों को देख ये जो बुनकर थे ये उसके घर में घुस गए और उसकी जो कांच की खिड़कियाँ थी, जो उसके घर में फर्नीचर आदि था, उन सब चीज़ों को तोड़ डाला। फिर एक दूसरा जो ग्रुप था वो स्टोर हाउस में घुस गया और वहाँ पर जो भी कपड़े की सप्लाई थी उसको चीथड़े कर दिए। कॉन्ट्रैक्टर घबरा गया और वो अपनी फैमिली को लेकर पास के एक गांव में भाग गया, लेकिन गांव वालों ने भी उसको जगह देने से मना कर दिया। वो 24 घंटे बाद लौटा और इस बार वो अकेले नहीं था, इस बार उसके साथ बहुत बड़ी आर्मी थी। जी हाँ, पैसा था तो आर्मी भी इकट्ठी कर ली। खैर उसके बाद जो हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली लग गई। तो ये थी घटना